हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रितुज नोट्स। तो आज जो टॉपिक हम हमारी वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। मेनली आज हम फोकस करेंगे ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में। हम सभी जानते हैं कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में मिडिल इंग्लिश को बहुत सारे डायलेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन उन सभी डायलेक्ट्स में से ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाने लगा था ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को। तो ये सारे के रीजंस हम आज देखने वाले इस वीडियो में। बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लो, बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन। With the beginning of Norman conquest 1150 AD, the evolution of English language started taking place. तो जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट लेड हुआ था 1150 AD में, तो वहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज का इवोल्यूशन शुरू हो चुका था, डेवलपमेंट शुरू हो चुका था। With this change, English language gained more and more audience, popularity and words as well. तो इस चेंज से क्या हुआ था कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे उसके ऑडियंस आ चुके थे, बहुत सारे लोग इंग्लिश यूज़ करने लगे थे, पॉपुलैरिटी इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत बढ़ चुकी थी और बहुत सारे वर्ड्स, लोन वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में आ चुके थे। डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। तो अब डायलेक्ट्स क्या क्या है मिडिल इंग्लिश के, वो देखते हैं। ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड, इंग्लिश लैंग्वेज वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ डायलेक्ट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में मिडिल इंग्लिश को बहुत ही सारे डायलेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। कौन कौन है? दे आर, पहला है हमारा कैंटिश। कैंटिस वॉज ओरिजिनली स्पोकन ओवर द होल साउदर्न पार्ट ऑफ द इंग्लैंड। तो ये कैंटिस जो डायलेक्ट था वो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड में बोला जाने लगा था, इंक्लूडिंग लंदन एंड इसेक्स। और लंदन और इसेक्स ये दोनों जगह में भी कैंटिश बोली जाने लगी थी। दूसरा है हमारा साउदर्न डायलेक्ट। द साउदर्न डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश वॉज स्पोकन इन द एरिया वेस्ट ऑफ ससेक्स। तो ये जो साउदर्न डायलेक्ट था वो ससेक्स के वेस्ट साइड में बोले जाने लगा था, एंड साउथ वेस्ट ऑफ थेम्स, और थेम्स के साउथ और साउदर्न वेस्ट पार्ट में बोला जाने लगा था। थर्ड है हमारा नॉर्दर्न डायलेक्ट। द नॉर्दर्न डायलेक्ट हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस बाय स्कैंडिनेवियन। तो स्कैंडिनेवियन लोन वर्ड्स जितने भी थे, तो स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज से ये डायलेक्ट बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। दिस इन्फ्लुएंस लेड स्कॉलर्स टू बिलीव दैट नॉर्दर्न मिडिल इंग्लिश डेवलप्ड रैपिडली। तो ये जो इन्फ्लुएंस आया था स्कैंडिनेवियन से, इससे उस टाइम के सारे स्कॉलर्स को ये बिलीव होने लगा था कि नॉर्दर्न मिडिल इंग्लिश बहुत ही जल्दी डेवलप कर जाएगा। फोर्थ है हमारा वेस्ट मिडलैंड। वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट रिफर्स टू अ टाइप ऑफ मॉडर्न इंग्लिश स्पोकन इन इंग्लैंड इन द वेस्ट मिडलैंड एरिया। तो ये जो वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट है, ये एक तरह का मॉडर्न इंग्लिश उस टाइम में माने जाने लगा था, और ये इंग्लैंड में बोला जाने लगा था, और ऑल्सो इन वेस्ट मिडलैंड एरिया, और वेस्ट मिडलैंड एरिया में भी ये डायलेक्ट यूज़ किया जाने लगा था। फिफ्थ है हमारा ईस्ट मिडलैंड, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। दिस इज द डायलेक्ट आउट ऑफ विच लेटर स्टैंडर्ड इंग्लिश डेवलप्ड। और यही वो डायलेक्ट है ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो कि डेवलप करके हमारा स्टैंडर्ड इंग्लिश बन गया था। इट इज़ अ लंडन डायलेक्ट ऑफ द लेट मिडिल इंग्लिश पीरियड। और क्योंकि ये डायलेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता और इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा था मिडिल इंग्लिश पीरियड में, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि ये लंदन का डायलेक्ट बन गया था। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटी उस टाइम में जो था, उसका डायलेक्ट बन गया था। इट वॉज स्पोकन इन द ईस्टर्न एरिया, और ये इंग्लैंड के ईस्टर्न एरिया और लंदन में भी बोले जाने लगा था। अब हम देख लेते हैं रीजंस, जो मेन रीजन है कि क्या वो रीजन था जिससे कि ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था। The reason why the East Midland dialect became the most influential of all the Midland dialects during the Middle English period are as follows. तो Middle English period में जितने भी Middle English को डायलेक्ट में डिवाइड किया गया था, उनमें से ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट ही क्यों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाने लगा, इसका रीजन हम देख लेते हैं। तो पहला रीजन है, द नॉर्थ ग्रुप ऑफ डायलेक्ट एंड द साउदर्न ग्रुप ऑफ डायलेक्ट रिप्रेजेंटेड द टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द डाइवर्जेंस इन द मिडिल इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो भी ये सारे डायलेक्ट्स को डिवाइड किया गया था, तो नॉर्थ ग्रुप और साउथ ग्रुप का जो डायलेक्ट था वो दोनों ही अपोजिट और एक्सट्रीम एंड्स दिखाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं नॉर्थ और साउथ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये बिल्कुल ही अपोजिट डायलेक्ट्स हो गया था, एक पूरे नॉर्दर्न का एक पूरे साउदर्न का।
द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट वॉज द मिडिल पॉइंट ऑफ द डाइवर्जेंस, और इसी डाइवर्जेंस और इसी जो सेपरेशन हुआ था जो ये मिडिल इंग्लिश का, इसका मिडिल पॉइंट बन चुका था ये ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट. It was the compromise between the two extremes and was therefore acceptable to the people in middle इन डिफरेंट एरियाज. तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ आप कह सकते हो कि इसे माना जाने लगा कि दो अपोजिट है, तो जिस जो मिडिल है ईस्ट मिडलैंड, उसे सब लोगों ने आप कह सकते हो इवेंचुअली उसे एक्सेप्ट कर लिया था कि ये एक बहुत ही अच्छा डायलेक्ट है ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट. दूसरा रीज़न है हमारा, द Midland area was considerably larger and more prosperous than any other dialect area of England. तो पूरे इंग्लैंड का जो ये मिडलैंड एरिया है, जो ये मिडलैंड जहाँ से ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट निकल कर आया, तो ये जो मिडलैंड एरिया है ये बाकी सारे एरिया जितने भी थे इंग्लैंड में उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो ये एरिया बहुत ही बड़ा था और प्रॉस्परस था, आप कह सकते हो कि रिच था. द लैंड ऑफ दिस एरिया was more valuable than the hilly country to the नॉर्थ एंड साउथ. और जितना भी हिली कंट्रीज़ है नॉर्थ या वेस्ट में, उन सभी जगहों में से ये जो मिडलैंड एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल माने जाने लगा था. तीसरा रीज़न है हमारा, परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड लोकेटेड इन द मिडलैंड एरिया. तो ये सारे जितने भी अभी मैंने रीजंस बताए, इन सारे रीजंस और फैक्टर्स को साइड रख करके सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि इसी मिडलैंड एरिया में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो लोकेटेड था. These two universities were not that well known during the Middle Ages, but they had started playing an important role. तो हालांकि ये जो यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ये उस टाइम इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल और पॉपुलैरिटी उसकी शुरू हो चुकी थी उस टाइम में. The medium of instructions in these universities was Latin and not English. हालांकि इस यूनिवर्सिटी का जो मीडियम था वो इंग्लिश नहीं था, लैटिन था. But the scholars engaged in studies in these universities used English for their day-to-day communication. लेकिन जितने भी scholars थे इस यूनिवर्सिटी के, वो सारे ही इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते थे अपने डेली कम्युनिकेशन में. It was in this day-to-day use in and around Oxford and Cambridge that the East Midland dialect acquired a great deal of vitality and also influence. तो ये जो स्कॉलर्स डे टू डे लाइफ में अपनी यूज़ करते थे इंग्लिश लैंग्वेज, तो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट पड़ा पूरे जगहों पे, और इसलिए ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो है उस एरिया से निकल करके आया था, क्योंकि मिडलैंड एरिया से ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट निकल कर आया था, तो इसलिए ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल माना जाने लगा था. तो ये थी आज की हमारी वीडियो. आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, आपको मेरी नोट से हेल्प होती हो. अगर आपके सिलेबस से रिलेटेड ये वीडियो है और आपकी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही. तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.